साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे शानदार लाजवाब हैं, एकदम ज़बरदस्त बेहतर जिंदाबाद और सभी की तैयारी बहुत अच्छी बढ़िया वाली चली हुई है। आशा है बहुत मेहनत आप सभी अपनी तैयारी के साथ कर रहे हैं और एक शानदार तरीके से आप सभी अपना रिवीजन जरूर करते हैं। अच्छा, अभी आप सब लोग बताइए कैसे हैं हाल चाल, तब तक मैं आपको आगे का क्रम आपका बता दूं। तो अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जितने चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं, हम उन सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षाओं के। जो अभी इस साल जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के क्वेश्चंस मैं आपके बीच में ला रहा हूं। उसके अलावा आपके कहने पर थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाकर हल्के हल्के से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आप सभी के लिए आ रहा हूं। तो इस तरह से हमारा पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं अपने सीक्वेंस के थर्ड चैप्टर का करने वाले हैं। और तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एटम एंड मॉलिक्यूल। पहला चैप्टर पढ़ा था हमने मैटर अराउंड अस, कि क्या पदार्थ हमारे पास हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि विषमांगी समांगी ये सब क्या होते हैं, विलयन यौगिक क्या होते हैं तमाम। आज उसके अंदर थोड़ा सा हम चलें और अणु और परमाणु के क्वेश्चंस को देखेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में हमने थ्योरी को पढ़ा था हम उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस भी करते हुए चले जा रहे हैं। चलिए, मोहित भाई आपकी बात ना आधी रह गई है, प्लीज इसको थोड़ा सा पूरा करिए, फिर मैं बच्चों को बता दूंगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है आपसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान क्या होता है। क्या यह बढ़ जाता है, यह घट जाता है, या यह अपरिवर्तनीय रहता है। तो बहुत बढ़िया। और सभी का कहना है कि जी ये अपरिवर्तनीय रहता है, यानी कि अपरिवर्तनीय का मतलब है ये संरक्षित रहता है। द्रव्यमान जो है वो ना कभी कम होता है ना कभी बढ़ता है। दिस रिमेन्स कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व रहता है। अभी तो देखिए, आपको कंफ्यूज मत होना, एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप इसी बात को 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो आप ये पढ़ते कि द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है, मास थोड़ा सा कम हो जाता है। 9th-10th लेवल पे ये बात हमें नहीं कहनी है, लेकिन बड़े लेवल पे हम ये बात सीखते हैं कि मास थोड़ा सा कम हो जाता है। वो मास कहाँ जाता है, वो मास ऊर्जा में बन जाता है। खैर ये आगे की बातें हैं, यहाँ पर तो हमें यही सीखना है कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये अपरिवर्तनीय रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। और इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो बताता है कि अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि कंजर्व रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सैम्पल पेपर की पीडीएफ भाई आपको आर्मी वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं सर। वही पैटर्न पर आ रहा है जो 2025 में हुआ, वही क्वेश्चंस हैं, साइंस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई मोहित भाई एनटीपीसी का एग्ज़ाम रिव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उनके काम में आ जाएगा। बताइए जी। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का निश्चित अनुपात क्या होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो ध्यान से देख लेना, पहले उसने क्या बोला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का निश्चित अनुपात क्या होता है। तो आप लिखते हैं NH3। नाइट्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन का कितना है और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, और बताइए फिर इनका अनुपात कितना है। हाँ, तो नाइट्रोजन कितना होगा, 7n14, ये एक है तो 14 हो जाएगा। भाई नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7n14, हाइड्रोजन का होता है 1h1। तो एक नाइट्रोजन है तो एक ही हो जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि 3 है और एक का एक है तो कितना हो जाएगा, 3। तो नाइट्रोजन आपके 14 हो जाएंगे और हाइड्रोजन आपके 3 हो जाएंगे। आपका रेशियो आ जाएगा 14:3 और राइट आंसर ऑप्शन बनेगा बी। ठीक जी, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, शिव भाई एक बार आपको इंटरनल पता कर लेना चाहिए, आप अपनी कमांड में एक बार जाके पता करिए इन सब चीज़ों के बारे में, वो आपको बेहतर जानकारी देंगे। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप कहोगे भैया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, 2 हाइड्रोजन है, एक का द्रव्यमान 1 होता है, तो कितना अनुपात हो गया, 2 हो गया। ठीक, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन होता है 8O16, एक ही ऑक्सीजन है और कितना द्रव्यमान होता है, 16, तो ये हो गया 16। और अगर आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अनुपात देखोगे तो ये हो जाएगा 2:16 है, 2 से 1 बार और 2 से 8 बार, क्योंकि अनुपात का मतलब है कुछ कटने लायक नहीं बचना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका 1:8, 1:8 का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्त, डाल्टन के सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। मतलब डाल्टन साहब ने कुछ बातें बताई थी हमें अणु परमाणुओं के बारे में, तो उनमें से कौन सी बात ऐसी है जो द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो इससे भी पहले आ गया था डाल्टन साहब से भी। कुछ साथी इसमें ज्यादातर साथी सी की तरफ हैं, कुछ ए को भी चुन रहे हैं, या तो पिछले वाले क्वेश्चन का उत्तर चुन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर तो इसमें सी की तरफ हैं। अब बताइए कि कौन सा नियम इस बात का सपोर्ट करता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान इसलिए संरक्षित रहता है परमाणु का क्योंकि परमाणु एक अविभाज्य कण है। अच्छा, डाल्टन साहब ने ये बात बताई थी, परमाणु अविभाज्य नहीं, मतलब परमाणु ऐसा नहीं है कि अविभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट जाता है। लेकिन डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, बट परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अविभाज्य है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अविभाज्य नहीं है। ये तो और टूट जाता है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में फर्दर टूट जाता है, बट ठीक है, उनकी ये बात इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही थी। किस वैज्ञानिक ने 1808 में द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले मैटर के बारे में, द्रव्य के बारे में आधारभूत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। देखो ये सब चीज़ें प्रतिमा निर्भर करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। हम ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पिछली बार इतने पे सिलेक्शन हुआ था तो इसलिए इस बार भी इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कितने किसी फिक्स नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर मान लीजिए पेपर मुश्किल आता है तो कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर आसान आता है तो ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी परीक्षा में सिलेक्शन होना कभी एक वास्तविक अंक नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे। भाई वाह, बहुत बढ़िया। अरे एंटनी लेवेजियर साहब आप उत्तर कर रहे हो, तो लेवेजियर साहब ने क्या दिया था, चलो मुझे एग्जैक्टली बताइए कि जी लेवेजियर साहब ने ये दिया था। भैया लेवेजियर साहब ने कोई परमाणु के बारे में थोड़ी बताया था मालिक, द्रव्य के बारे में थोड़ी ना बताया था। देखिए द्रव्य का मतलब मैटर है, मैटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं, जब हमें परमाणु का अध्ययन हो जाता है, जब हमें एटम की स्टडी हो जाती है तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एटम के बारे में तो सबसे पहले आपको किसने दिया था, डाल्टन साहब ने, और उन्होंने अगर ईयर फिक्स कर दी है 1808 में ही डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु की व्याख्या की थी और ये कहा था कि परमाणु एक अविभाजित कण है, इंडिविजिबल है। तो जॉन डाल्टन साहब ने आपको परमाणु के बारे में बताया था, जिससे आप सभी द्रव्यों के अध्ययन करने में सफल हो पाए थे। लेवेजियर साहब ने नहीं बताया था। भाई लेवेजियर साहब ने तो नियम दिए हैं, इन्होंने परमाणु के बारे में थोड़े ना बताया, एटम के बारे में थोड़ी कोई चर्चा की है। तो अच्छे से उत्तर करिए ध्यान से। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमने उस चैप्टर में भाई लेवेजियर साहब का नाम भी पढ़ा है, डाल्टन साहब का नाम भी पढ़ा है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि पूछा क्या है। हमें लगता है परमाणु अणु से संबंधित बात है, लो उठा के लपेट दो लेवेजियर साहब को। भैया ये तो देखो पूछा क्या है। तो इस हम सरफेशियल पढ़ रहे हैं, सरफेशियल मत पढ़ो भाई, थोड़ा अंदर जाके पढ़ो, गहरे जाके पढ़ो। एक स्तर होता है कि जब आप परीक्षा में 2-3-4 नंबरों से रह जाओगे तो वो इसलिए रह जाओगे क्योंकि आप अंदर गहराई में जाके नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सरफेशियल ना पढ़ के थोड़ा गहराई के साथ पढ़ो, चीज़ों में अंतर करके पढ़ो। ये आदत तो बिल्कुल छोड़ दो कि नाम देखा उत्तर लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन डाल्टन के उस मूलभूत अभिगृहित को चुनौती देता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। बताइए। तो डाल्टन साहब कह बैठे थे
कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, ऐसा डाल्टन साहब ने कह दिया। लेकिन मतलब डाल्टन साहब का कहना था कि अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन ले रहे हैं, मान लो आप नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन का कोई भी परमाणु आप देखिए, सभी के द्रव्यमान समान होंगे, चाहे वो यहां परमाणु रखा है, यहां परमाणु रखा है, वहां परमाणु रखा है, या हाइड्रोजन उठा लीजिए, उन्होंने कहा हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होंगे। लेकिन जब बाद में समस्थानिक खोजे गए, जब बाद में आइसोटोप खोजे गए, तो ये समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाइड्रोजन को ही देखें तो ये 3 तरीके से होगा, 1H1 है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो इन सभी के द्रव्यमान कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो हाइड्रोजन होने के बाद भी इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरह की नहीं होती है। हाइड्रोजन प्रकृति में 3 तरह की पाई जाती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर तरह की हाइड्रोजन का मास सेम होगा, द्रव्यमान सेम होगा। ठीक है साथी? तो आप कहोगे भैया कि समस्थानिकों का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप्स जो है, यही बताती है कि किसी एक परमाणु का द्रव्यमान हमेशा समान नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सर एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट पूछी थी, और यदि हम बुक खींचते हैं तो कौन सा घर्षण लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सिर्फ मैराथन भी कर लिया होगा, ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने मैराथन में ही क्लियर करा दिए थे। बाकी आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े हों, किन्हीं भी अध्यापक से, उन्होंने जरूर ये कवर कराया होगा। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, स्लाइडिंग। परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापते हैं? तो आप मुझे ये बताइए कि परमाणु की त्रिज्या होती कितनी है। अब जैसे मान लो रानी है, आप उत्तर कर रहे हैं मिलीमीटर, मुझे दिखाओ किसने आपको मिलीमीटर पढ़ाया। प्रिंस भाई उत्तर करते, सचिन भाई उत्तर करते हैं माइक्रोमीटर, मुझे दिखाओ कहाँ उस पन्ने पे मैंने माइक्रो लिखवाया। ये तो यार, एक कह रहे हैं प्रिंस भाई तो कह रहे हैं मैनोमीटर। भाई भैया मैनोमीटर तो मालिक उपकरण होता है यार, प्रेशर को मापने का, दाब को मापने का। तो आप ऐसे पढ़ी हुई चीज़ों के क्यों गलत उत्तर कर रहे हैं? मैंने आपको कितने अच्छे से ये बात सिखाई की थी। जैसे मान लो आप लिखते हो H2, तो H2 क्या है? H2 जब आप कह रहे होते हो, एक सेकंड रुको भाई, तुम तो यहाँ बैठ गए यार दोस्त, हम तो ठहरे, चलो कोई बात नहीं। H2, तो H2 का मतलब क्या है? ये एक अणु है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि किस किस से मिलकर बना है? 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, H और H से। ये क्या है? परमाणु, यानी कि ये हैं आपके एटम दोनों ही। तो आप अगर H2 लिखना चाहते हैं तो मतलब एक H का परमाणु और एक दूसरे H का परमाणु, ये एक परमाणु हो गया, ये एक परमाणु हो गया, और ये दोनों मिलकर एक अणु बन गए, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। मैंने आपको बताया था इसके अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और मैंने ये भी कहा था कि देखो जो न्यूक्लियस का आकार है, नाभिक का आकार है, ये होता है 10 की घात -15 मीटर का, और जो परमाणु होता है ये है 10 की घात -10 मीटर का, ठीक। और पूरा जो मॉलिक्यूल है ये होता है 10 की घात -9 मीटर का, नैनोमीटर का। तो परमाणु होता है आपका लगभग 10 की घात -10। अब 10 की घात -10 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसे किसके बराबर मानोगे भाई? 10 की घात -15 तो मानोगे नहीं, है किसके पास है? 10 की घात -9 के लगभग है। वैसे परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात -10 होता है, बट अगर मान लीजिए 10 की घात -10 ऑप्शन में नहीं है तो उसके आसपास कौन है? 10 की घात -9। तो 10 की घात -9 आप उत्तर कर दोगे और ये हो जाएगा नैनोमीटर। तो यही तो हमने लिखा था। हाँ, एंगस्ट्रॉम दिया ही नहीं है उसके आसपास लगा दोगे फिर आप 10 की घात -9। अगला सवाल देखिए, रिवीजन नहीं किया फिर तो भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर रिवीजन ही नहीं किया तो कैसे क्वेश्चंस के उत्तर करोगे? उल्टा आप डिमोटिवेट होते चले जाओगे। तुक्के क्यों मार रहे हो? फिर क्लास को छोड़िए, पहले अच्छे से रिवीजन करिए, उसके बाद ही क्लास आप लें, ये ज़्यादा बेहतर तभी होगा। बताइए जी, लोहे का लैटिन नाम फेरम से लिया गया है, तो इसका प्रतीक क्या है? तो लोहे को हम आई नहीं कह सकते, क्यों? वैसे तो सारे जो सिंबल बनाए गए हैं
वो उस शब्द के पहले लेटर को लेकर ही बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि आई फॉर द आयोडीन है, आयोडीन, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, आयोडीन, आई आप ले चुके थे आयोडीन के लिए, तो आयरन के लिए आप नहीं ले सकते थे। तो आयरन के लिए हमने क्या ले लिया, आई आर नहीं होता है, कोई सोचे आई आर होगा, नहीं, आयरन के लिए हम लैटिन से ले लेते हैं। लैटिन में आयरन को बोला जाता है फेरम, ये भी याद रखना। आयरन का, लोहे को लैटिन में क्या बोला जाता है, फेरम, तो वहां से हमने क्या उठा लिया, Fe उठा लिया, फेरम। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसका उत्तर सभी करो, नहीं तो ऐसे नाक पे लगेगा बीच में बिल्कुल ऑनलाइन मुक्का। अगर इसका भी उत्तर गलत किया तुमने, तुम्हारा तो मैं नाम और एप्लीकेशन से एड्रेस लेके घर पहुंच जाऊंगा, अगर इसका उत्तर किसी ने गलत किया। खैर नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन का उत्तर कर रहे हो ना, चलो ठीक है, बी तो पिछले क्वेश्चन का उत्तर है, इसका उत्तर सभी सही करिए। बहुत बढ़िया, अधिकतम साथियों का ठीक है, लेकिन कुछ एक आधा साथी अब भी गड़बड़ कर रहे हैं यार, कैसे मानोगे यार। भाई, परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। किसने पढ़ाया आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होता है मालिक, कार्बन होता है, कार्बन। आपने नहीं पढ़ा था, एएमयू की परिभाषा किससे हम बना रहे थे, कार्बन से ही बना रहे थे। क्यों, क्योंकि कार्बन वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का मतलब वो इस प्रकृति में ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप अपने चारों ओर आसपास नज़र उठाकर देखें तो जितनी भी ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं, ये सब कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। मतलब मैं तो देख पा रहा हूँ मेरे आसपास तो अगर 20 उपकरण हैं तो उनमें से 17 उपकरण ब्लैक कलर के हैं, वो सब कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो कार्बन मोस्ट वर्सेटाइल है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं द्रव्यमान के मात्रक बनाने में। कार्बन बार है। फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ द फॉस्फोरस, बताइए परमाणुकता को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉस्फोरस की, देखिए एक तो होती है वैलेंसी संयोजकता, एक होती है एटॉमिसिटी। तो इसको संयोजकता से कंफ्यूज मत करना, संयोजकता अलग चीज है। संयोजकता को मतलब तो ये था, जैसे अगर आप सोडियम को देखें, सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है 11, 2, 8, 1, मतलब ये एक को त्याग देगा। त्यागने वाला कौन होता है, महान होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैलेंसी जो है, अगर आप इसकी संयोजकता की बात करते, अगर आप इसकी वैलेंसी की बात करोगे तो +1 हो जाती है। लेकिन एटॉमिसिटी दूसरी चीज है, परमाणुकता दूसरी चीज है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, परमाणुकता का मतलब होता है कि वो तत्व कितने परमाणुओं के साथ मिलकर चल रहा है। तो फॉस्फोरस में कितने परमाणु हैं, एक फॉस्फोरस का मतलब एक परमाणु है। अगर आप देखोगे P4 लिखने का मतलब है कि यहां पर आपको 4 फॉस्फोरस के परमाणु मिल रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, परमाणुकता कितनी हो गई, 4। तो परमाणुकता का मतलब है सिंपल, वो कितनों के साथ चल सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर आप इनकी एटॉमिसिटी देखेंगे, हाइड्रोजन ये हमेशा 2 के साथ चलेगा, नाइट्रोजन हमेशा 2 के साथ चलेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 के साथ चलेगा। तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन हीलियम है, हीलियम अकेला चल देगी, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1। तो जो अकेला चल सकता है 1 एटॉमिसिटी, जो 2 के साथ चलेगा उसकी एटॉमिसिटी परमाणुकता 2 रहेगी। जो 3 के साथ चलेगा 3। ओजोन है, जैसे मैं अगर ओजोन की बात करूं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो यहां पर ओजोन की परमाणुकता कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ये 3 परमाणुओं के साथ चलेगी। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन गैस की परमाणुकता क्या है। तो ऑक्सीजन 2 के साथ चलती है हमेशा। अच्छा तब होता है कि जब वो इसको देता ही ना, यहाँ ऐसे अच्छा सवाल ही तब बनता, लेकिन उसने तो आंसर ही यहाँ दे दिया। तो ये चलती है 2 के साथ में, इसकी परमाणुकता हो गई 2। बस यहाँ पर आप इसको ना संयोजकता से कंफ्यूज मत करना, वैलेंसी से कंफ्यूज मत करना, और कुछ मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है। तो बहुपरमाणुक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो। भाई सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, मैग्नीशियम
देखिए है तो दो, लेकिन मतलब दो पॉजिटिव है, बट है तो मैग्नीशियम तो अकेला ही है, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम के अलावा थोड़ा ना और कोई तत्व है, बट यहाँ नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसको कहोगे बहुपरमाणुक। बहुपरमाणुक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा परमाणु होंगे। आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इनको तो आप थोड़ा सा दो चार बार जैसे रिवाइज करते चले जाएंगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप वैलेंसी भी बना के देख सकते हैं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप आराम से वैलेंसी बना के देख सकते हैं, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगर आप किसी और को देखो ना कि तो दो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएगी, अन्यथा ये वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। अगला सवाल है, नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कितना यू होगा? बड़ा आसान है भाई, HNO3। HNO3 कितने हाइड्रोजन है? एक, और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है? 1U, उसको यूनिट चाहिए U, ठीक है 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? एक, एक नाइट्रोजन का कितना है? 14, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13, 3 1 और 4 5, 5 और 1 6, 63U। राइट आंसर ऑप्शन होगा 63U। क्लियर? 63U। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, अवोगाद्रो साहब एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि अगर आप 1 मोल किसी भी पदार्थ का उठाओगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 7.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु, ठीक है। किसी भी गैस के 1 मोल को अगर आप उठाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मोल आप उठाओगे, उन्होंने कहा जब किसी भी गैस के इतने परमाणु मिल जाएंगे तो उसको 1 मोल कहा जाएगा, बस इतनी सी बात है। मतलब 1 मोल की डेफिनेशन उन्होंने बना दी, इतने परमाणु, किसी भी गैस के इतने परमाणु, मतलब उसको आप मोटा माटी 1 मोल कह सकते हो। जैसे 12 केलों को आप 1 दर्जन कह सकते हो, ऐसे ही किसी भी गैस के इतने परमाणुओं को आप क्या कह सकते हो? 1 मोल कह सकते हो। अगला, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, जबकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4U? 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? भैया यहाँ थोड़ा सा ध्यान से उत्तर करना है ना। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 4U। देखिए हमने कहा था कि जैसे आप हीलियम को लिखोगे 2He4, ठीक है, तो ये पूरा हमने क्या बोला था? इस पूरे को बोला हमने 1 मोल, ठीक है, और वो कहता है 52 ग्राम। मतलब मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल आपको बताऊं, अगर आप बहुत ज्यादा किसी कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो जो आपको दे रखा है 52 ग्राम, और 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4, 1 का 4 होता है, आपके पास 52 है, तो कितने हो गए? 13U। कितने, सॉरी, मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल होंगे 13 मोल। समझ गए ना? तो जैसे इसको 2He4 को 1 मोल कहा जाएगा, तो ऐसे कितने मोल हो जाएंगे मेरे पास? 13 मोल हो जाएंगे, 13 मोल हो जाएंगे। आसान है। अगला सवाल देखिए, जल का आणविक द्रव्यमान क्या है? अगर हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, बड़ा आसान है। H2O, कितने हाइड्रोजन है? 2, हर एक का कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 ऑक्सीजन का है 16, तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 16, 16 और 2 हो जाएगा 18U। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 18U। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स?
निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 18 ग्राम ऑफ CH4? बताइए परमाणुओं की संख्या। कैसे कर रहे हैं आप इसको, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है तो कैसे करना है आपको? बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए मुझे 18 ग्राम ऑफ H2O में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। परमाणुओं की संख्या, तो पता है मैं क्या करूंगा, जो मुझे द्रव्यमान दिया हुआ है उसको मैं रखूंगा ऊपर, और जो इसका द्रव्यमान कैलकुलेट होके आएगा उसको मैं नीचे रखूंगा। तो मुझे बताओ H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? H2O हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16 है, 18 ही आ जाएगा। तो 18/18, इसमें कितने परमाणु हो गए? एक। अब ये तो हो गए इसमें, इसमें परमाणुओं की संख्या निकालो, सब 18 है बटे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 गुणा 16, 2 गुणा 16 ये आ जाएगा 32, तो 32 से डिवाइड कर दो। यहाँ आ जाओ CO2 18 कार्बन कितना है 6, या CO2 यहाँ निकाल लेते हैं, CO2 कार्बन कितना है 6 ही 12, 12 और इसका होता है 32, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा? 30 10 40, 44 हो जाएगा। 44 से डिवाइड कर दो, निकालते चले जाओ कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे निकालो 18 CH4 कितना है? कार्बन है 12 और एक हो गया हाइड्रोजन का 4 है, ये हो जाएगा 16। तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सबसे ज़्यादा देखो तो देखो ये नंबर जितना कम होगा उतनी ये संख्या ज़्यादा होगी भाई। अगर ये सिंपल सब 18 है यहाँ, तो इस संख्या को देख लो ना, ये संख्या जितनी कम होगी उतनी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ। तो यही वैल्यू कैसी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें परमाणुओं की संख्या जो है, इसमें एटम की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बार ना आप लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया है, आप उन फॉर्मूलों को अगर अच्छे से पढ़ लेना जो हमने आपको सिखाए हैं, मोल के, परमाणु के, अणुओं के, तब तो कोई दिक्कत कैसी भी रहेगी ही नहीं। अगला सवाल देखो, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की संख्या कितनी होगी? 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एल्यूमिनियम आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा दिमाग लगा के करिए इसको, आसान नहीं है भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगेगी आपकी। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो ना, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 21 कर लो, कोई क्या परेशानी है। ये लोग हो गए, उस बात पे जोर थोड़ी देना, सॉल्व करने पे जोर दो भाई। कहाँ आप इनके मैच करने में जोर दे रहे हो? इस पर तो ध्यान है नहीं आपका सॉल्यूशन पे। ऐसी चीज को जरूर पकड़ोगे जो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी होगी, तीसरी क्लास के बच्चे जैसी होगी। भैया ये हो गया, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो यार। कोई बात नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, इतना मैच्योर तो आप सभी हो ही। अरे ये कहीं ऑप्शन 2 बार आने से क्या आफत आ जाएगी? सपना दीदी आपने इस बात को 3 बार कह दिया, उत्तर तो करो इसका। उत्तर कितना होगा? उत्तर पे जोर नहीं है, इस बात को बताने पे जोर है कि ये और सी सेम है। ये छोटे बच्चों जैसे, नन्हे नन्हे बच्चे जैसे हरकत करोगे। चलो आ जाओ,
देखिए सबसे पहले निकालो आप इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा Al2O3 का। तो Al2O3 कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। बताते चले जाओ मुझे, 2 इंटू एल्यूमिनियम का कितना होता है, जल्दी बताइए। देखें किस किस को जानकारी है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा। चलो कुछ साथी सही भी कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर साथी इसमें गड़बड़ कर चुके हैं। पहले आप मुझे एल्यूमिनियम का द्रव्यमान बताइए, यू में कितना होगा, यानी उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो ये आता है हीलिबेबी, ठीक है, 5 और 8 5 13। तो एल्यूमिनियम का 13 हो गया। 13वें नंबर पे है 13 एल्यूमिनियम, 26 है कि 27 है, 27 होता है, 13 एल्यूमिनियम 27। तो 27 लगभग इसका हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, 8 ओ 16, तो 27 दूनी 54, 54 प्लस ये हो जाएगा आपका 54 और प्लस में 16 थी 48, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10, 102। तो ये हो गया आपका 102 ग्राम, ठीक जी, 102 ग्राम। अब देखिए एक का है 102 ग्राम और आपके पास कितना एल्यूमिनियम है, इतना, और इसमें पूछ रहा है आयनों की संख्या। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे आप। पहले नंबर ऑफ एटम्स बताइए कैसे निकालोगे परमाणुओं की संख्या। ये चलो पहले मोल बता दो, फिर अणु निकाल लेंगे। कितने मोल बनेंगे, अगर एक मोल 102 ग्राम का है और आपके पास अवेलेबल ही 0.051 है, तो मोल कैसे निकालोगे कि कितने मोल की संख्या होगी। तो अवेलेबल है हमारे पास में 0.051 और होता कितना है 102, तो ये हो जाएगी मोलों की संख्या कि भाई इतने मोल होंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करके बताओ कितना उत्तर आ रहा है, और फिर तो इजीली परमाणुओं की संख्या आप निकाल सकते हैं। परमाणुओं की संख्या किस में, देखो उसने एल्यूमिनियम आयन में पूछी है। अब एल्यूमिनियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ये है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता है, संयोजकता से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इसकी संख्या से। कितने एल्यूमिनियम है 2, तो जो भी परमाणुओं की संख्या आएगी उसको आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप इसकी संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उत्तर यहां पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या आपका आंसर आएगा। बाकी ये उतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो थोड़ा आपको भी परेशान करेंगी चीज़ें। और केवल देखो ये उद्देश्य नहीं है कि जहां मन किया भाग कर दिया, मतलब मैंने भाग कर दिया, मैंने लिख के दे दिया, आपने गुणा कर दिया और आप खुश हो गए, तो वो फिर खुशी वाली चीज़ नहीं है। खुशी वाली चीज़ तब होनी चाहिए जब आपको ये समझ में आए कि भाग ही क्यों कर रहे हैं, इसमें इसका डिवाइड क्यों कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक और सवाल दे दूँ तो उसको भी आप करने लायक हों। इसलिए आपको जितना जो पढ़ाया है एक बार उसको अच्छे से ना रिवाइज करिएगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बढ़िया समझ आएंगी। अगला क्वेश्चन बताइए, आधा मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U है। आधे मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, देखो एक मोल नाइट्रोजन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो जैसे हम लिखते हैं ना 7n14, 7n14, तो 7n14 का मतलब ये हो गया एक मोल का हो गया 14 ग्राम। ठीक है, अच्छा 2 नाइट्रोजन है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 28 ग्राम। लेकिन ये कब होता, जब पूरा एक मोल होता, 28 ग्राम होता एक मोल का। तो आधे मोल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधा कर रहा है, आप भी आधा कर दो, आधा हो जाएगा 14 ग्राम। तो आधे मोल नाइट्रोजन का हो जाएगा, N2 का हो जाएगा 14 ग्राम, 14 ग्राम। यहाँ मत करना कि यार भैया 14 का आधा 7 कर दूंगा, मालिक ये मोल नहीं है पूरा, ये तो एक परमाणु है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी, ये एक परमाणु है, ये मोल है। तो परमाणु थोड़ा ना कहा है उसने कि आधा परमाणु, नहीं, परमाणु आधा हो भी नहीं सकता, आधा मोल कहा है, और पूरा मोल होता है N2, तो आधा क्या बचेगा, अकेला N, और अकेले N का द्रव्यमान कितना है 14, तो उत्तर 14 आएगा।
यहाँ पर ज़्यादातर साथी क्या सोच रहे हैं कि भैया आधा पूरे का होता है 14 और आधे का कर दो 7। भैया ये क्या है, ये परमाणु है मालिक। और उसने आधा परमाणु नहीं कहा, उसने कहा है आधा मोल। ये परमाणु होता ही नहीं है, मोल होता है ये। एक परमाणु में 14 हैं तो दो में कितने होंगे, 28 होंगे। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम पूरा 1 मोल। और आपको दिया है आधा मोल, तो आधे मोल के लिए आधा हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में आता हो कि ये परमाणु है, ये मोल है, जब तक आपको ये पूरी बातें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी आप कंफ्यूज रहेंगे, गड़बड़ गड़बड़ करते जाएंगे। और मुझे पता है ऐसे सवालों में 50% लोग सिर्फ गुणा भाग के स्किल्स दिखाते हैं पेपर में। उनको लगता है कहीं भी गुणा कर दो, कहीं भी भाग कर दो, मिलता जुलता उत्तर है, वही ऑप्शन है। ये गलती होती है और बड़ी खुशी से लगाते हैं उस उत्तर को, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कि मेरा तो सवाल सही हो गया। जब तक आपको ये नहीं पता है कि वाकई में जो आप कर रहे हो वो है क्या, तो फिर तो आप शायद गलत भी कर रहे हो, क्या पता चल रहा है, फिर तो वो तुक्के में तीर हुआ। समझे ना? तो इस तरह की गलतियां भाई मत करिए। अगला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये यूरिया का चलो अच्छा है, फॉर्मूला भी दे दिया, NH2CO NH2। इसमें आपको नाइट्रोजन का द्रव्यमान परसेंटेज बताना है कि इसकी टोटल वैल्यू में नाइट्रोजन कितना है। तो देखिए, अगर हम देखें NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन कितना है 14, 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है 1, कार्बन का कितना दे रखा है 12, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 16, नाइट्रोजन फिर से आ गया 14 और 2 इंटू हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 14, 14 और 2 16, 16 या ऐसे कर लो, ठीक है 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44 4 48 और 10 58 59 60, टोटल हो गया 60 ग्राम। और उसमें से नाइट्रोजन कितना है, केवल नाइट्रोजन आपका एक तो यहाँ है और एक आपका यहाँ है, तो नाइट्रोजन हो गया 28 ग्राम। अब बताइए किसी चीज़ के 60 ग्राम में 28 ग्राम कितने परसेंटेज होगा, तो 28/60 गुणा 100। ईजी है, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 14 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 140/3, यानी कि 3 चौके 12, 2 3 6 18, 46.7% के आसपास नाइट्रोजन आपको मिलेगा यूरिया में। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन जो है कितना होगा, इसीलिए यूरिया बेसिकली नाइट्रोजन को ही माना जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज उसमें अच्छी खासी है। तो जब भी हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है तो हम क्या डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं। हाँ जाए भाई, ऐसी तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के लिए किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। सूत्र इकाई द्रव्यमान, देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यूनिट मास फॉर्मूला। जब आयन आ जाते हैं ना, आयन, आयन कौन होते हैं, जैसे कि आपका NaCl है, ये दो आयनों से मिलकर बना है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे आप NaOH को देखें तो NaOH में Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो आयनिक यौगिकों के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, यूनिट मास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखिए, कार्बन के 0.1 मोल में कितने परमाणु होंगे भाई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पता है, 1 मोल में आपको पता है, 0.1 में आपसे पूछा है भाई 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये कलर उठाते हैं, चलो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 10 की घात 23 होती है। तो 0.1 मोल में कितनी हो जाएगी, गुणा कर लो, 0.1 इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 0.1 की मल्टीप्लाई करोगे, एक पावर खत्म कर दो यहाँ, तो यहाँ से क्योंकि इस वैल्यू को तो नहीं छेड़ रहा है, ये वैल्यू तो पूरी की पूरी है। तो अगर आप 6.022 लिखोगे, ये 0.1 को हटाना चाहते हो तो एक पावर कंज्यूम हो जाएगी और ये हो जाएंगे 10 की घात 22, 10 की घात 22। राइट आंसर बनेगा बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धातु M, मान लो कोई धातु है M, ये सूत्र वाला सल्फेट बनाती है। ये कह रहा है कि जब M जो है ना, M के साथ अगर सल्फेट लगाना है तो आपको SO4 3 लिखना पड़ेगा। फिर ये पूछता है इसके फॉस्फेट का सूत्र क्या है। तो अगर सल्फेट का सूत्र SO4 3 है तो फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा, बस इतना इतना पूछा है। अगर सल्फेट को आप SO4 3 लिखते हो तो फॉस्फेट को क्या लिखोगे। अब देखो बहुत सारे साथी ये सोचेंगे अगर सल्फेट SO4 3 है तो फॉस्फेट PO4 3 होगा। ये कोई पूछा गया सवाल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस में दिया है। तो ऐसा गलती नहीं करनी है। मुझे पता है आप इतना ही दिमाग लगा सकते हो कि अगर सल्फेट SO4 3 है तो फॉस्फेट PO4 3 हो जाएगा। नहीं मालिक, PO4 होगा। ऐसा नहीं है सल्फेट और फॉस्फेट आएगा तो यहाँ 3 ही आएगा। भाई ये तो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा ना लाला। भाई सल्फर को 3 चाहिए ही चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि फॉस्फोरस को भी 3 चाहिए। फॉस्फोरस का काम इतने में चल जाता है। तो याद रखिए मालिक, याद रखिए, सल्फेट को चाहिए 3, फॉस्फोरस को नहीं चाहिए। तो जबरदस्ती थोड़ी ना कहोगे यार। अगर मान लो 2 लोग हैं, मान लो मोहित है, ये मोहित है बहुत अच्छे संस्कारी घर में, ये मोहित है थोड़े से उपद्रवी घर में है मान लो। तो मुझे बताइए कि क्या नाम सेम होने से इनके गुण समान हो जाएंगे? नहीं भैया, संस्कारों पर निर्भर करेगा। तो नाम सेम होने से जरूरी थोड़ी है कि उसको 3 चाहिए तो इसको भी 3 चाहिए यार। वैलेंसी अलग है, सबकी अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी जरूरतें अलग हैं। तो सल्फर की जरूरत 3 है, फॉस्फोरस की नहीं है। मुझे पता था आप ऐसे सवालों में उलझ जाओगे। तो ये कोई आया हुआ सवाल नहीं है, घबराइए मत। इसलिए मैंने कहा था कि मत बढ़वाओ लेवल, फिर आप हर सवाल को गलत करोगे। तो जो लेवल हमने मेंटेन किया हुआ है उसी पे चलते रहो, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेवल उठाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का सत्यानाश हो जाएगा। चलो बताइए अगला सवाल। ये भी कोई पूछा गया नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यदि परमाणु द्रव्यमान के मानक को कार्बन 12 के 1/12वें भाग से बदलकर कार्बन 12 का 1/6 भाग कर दिया जाए तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान पर कितना प्रभाव पड़ेगा? करिए जी। आसान है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। कैसे हो जाएगा डबल, मुझे बताइए। अगर कार्बन 12 के 1/12वें भाग से बदलकर कार्बन 1/6 कर दिया जाए, 1/12 को 1/6 कर दिया, तो बताइए ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 1/12 को 1/6 कर रहे हैं तो आप 1/12 को आधा कर रहे हो कि 2 गुना कर रहे हो? पहले तो ये बात बताओ। अगर आप 1/12 से किसी चीज को 1/6 कर रहे हो तो ये आधी हुई है कि 2 गुनी हुई है? यहीं से सारा खेल बन जाएगा। ये आधी हुई है कि 2 गुनी हुई है? पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर करिए। 1/12 को आपने 1/6 बनाया तो ये आधा हुआ है कि 2 गुना हुआ है? हाँ मुझे पता था, यहीं तक सोच सकते हो आप। अरे खुशी दीदी, एक बार आंखें तो खोल के देखिए दीदी। देखिए 1/12 को अगर आप आधा कर रहे हो ना, तो आधे का मतलब पता है क्या है? 1/12 का 1/2 तो आधा होगा 1/24। समझे? आपने किया है इसको 2 गुना। कैसे किया है? देखिए 1/12 को आपने क्या किया है? 2 गुना, तब जाकर ये 1/6 हुआ है। बात को समझो। तो आपने 2 गुना किया है, 2 गुना। अब मुझे एक उत्तर करिए आप कि मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ये मान लो आपके पास 1 लीटर है, ठीक है? मतलब ये बर्तन वैसा है कि इसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक है? तो ये भी 1 लीटर का है बर्तन भी, और पानी भी इसमें 1 लीटर भरा हुआ है। अब मुझे बताओ कि इस बर्तन के आकार को मैं डबल कर दूं। मैंने मान लो 2 लीटर कर दिया बर्तन के आकार को, मतलब मैंने इसको एक यूनिट बनाया और मैंने इसको 2 कह दिया। मतलब आज से हम क्या कहेंगे कि भाई 2 लीटर को 1 लीटर कहा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई 1 लीटर क्या है? 1 लीटर एक यूनिट ही तो है। मान लो मैंने कह दिया कि नहीं,
इतने बर्तन को 1 लीटर नहीं कहेंगे, जो इसकी दोगुनी माप का बर्तन होगा ना, ऐसे मान लो 2 लीटर को 1 लीटर मत पढ़ो, इतने बड़े बर्तन को हम पहले 1 लीटर कहते थे, बट आज से क्या होगा कि दोगुने आकार के, इसके दोगुने आकार के बर्तन को हम 1 लीटर कहेंगे, ठीक है। और पानी इतना ही है, तो अब ये पानी कितना कहोगे आप, इस पानी को कितना कहोगे? फिर से समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ये बर्तन है जिसको हम 1 लीटर आज तक कहते हैं। आज से मैंने क्या किया कि भाई इसके 2 गुने माप के बर्तन को 1 लीटर कहा जाएगा। तो फिर जिस पानी को कल तक तुम 1 लीटर कह रहे थे, आज उस पानी को कितना कहोगे? रीजनिंग का सवाल है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। कल तक जिस पानी को 1 लीटर कह रहे थे, अगर आज मैं बर्तन को 2 गुना कर दूं तो आप उसे क्या कहेंगे? जितना है उतना ही कहेंगे, जितना है उतना ही कहेंगे, हम तो वही रहेंगे जो हैं, हम कभी नहीं बदलेंगे, तुम चाहे जो कर लो। अरे यार कैसन बात करते हो भैया। अब इतने बड़े बर्तन को 1 लीटर कहा जा रहा है, समझे? इतने बड़े बर्तन को 1 लीटर कहा जा रहा है, तो ये इसमें आधा नहीं हो गया, तो इसको आधा लीटर कहोगे, हाफ लीटर कहोगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मापने की इकाइयां बढ़ती हैं तो क्वांटिटी आधी हो जाती है। जब मापने के मात्रक बड़े होते हैं तो राशियां कैसी हो जाएगी? घटेगी। मापने का मात्रक आपने 2 गुना कर दिया तो राशि कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। दो चीजें हैं, परिमाण और उसकी राशि, वो आधे और डबल पे चलती है, ऐसे याद रख लो। तो कुल मिला के अगर आप इसको 2 गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा। अरे पानी तो समान रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी घट जाएगा बढ़ जाएगा, बट उसको बोलोगे तो सही, कुछ लीटर में कितना बोलोगे। या फिर मान लो एक सेब है, तुम्हारे यहाँ 1 किलो का सेब है, तो विदेश में जाके उसको किस में तोलोगे? विदेश में किलो विलो नहीं चलता, विदेश में पाउंड चलता है। तो विदेश में यही कहोगे, मैं पूछूं भैया ये कितना है, तुम कहोगे समान है। भैया मैं समान नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसके मापने का मात्रक क्या है मालिक। सेब तो समान ही रहेगा लेकिन मात्रक उसका एक्सचेंज हो जाएगा। चलिए खैर, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार बाद में समझना, हल्का सा रीजनिंग का सवाल है, ये पेपर में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिएगा। आपका कहना था कि एक स्तर बढ़ा के कोशिश करिए प्रैक्टिस कराने की, मैंने आज वो कोशिश की है और 2 सवाल सिर्फ दिए हैं। तो देखिए, मैं जो कहा करता था कि यार सब्जेक्ट का ना कोई था नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, यानी इसी सब्जेक्ट को हम 11th-12th में पढ़ते हैं, बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं। तो आप कोशिश करें जितना आपका स्तर है उतने पर रहिए, बहुत खुश रहोगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो पेपर में तो आना नहीं है, उल्टा परेशान और हो जाओगे। जिनको ये सवाल और ये सवाल समझ नहीं आया वो बिल्कुल इनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल कहीं पेपर में आए ही नहीं है, ना आपके स्तर पे आएंगे, मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ। इससे पीछे के सवालों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मोल, अणु, परमाणु, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि किसमें क्या होता है। चलिए जी, अब हम मंडे को मिलेंगे अच्छे से। सैटरडे और संडे आपको दिए जाते हैं, आप एक बेहतर रिवीजन करें। अब हमारे 2 चैप्टर केवल प्रैक्टिस के लिए रह गए हैं, जिन्हें आप मंडे और ट्यूसडे को कवर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए कल मिलते हैं, मतलब मंडे को मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।